हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। देखो, अपन पढ़ रहे हैं यूनिट 1 क्लास 12 का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, और सॉल्यूशन में अपन पढ़ रहे थे विलेन की सांद्रताओं के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे उसी का भाग यानी कि मोल फ्रैक्शन, जिसको मोल प्रभाज भी बोल सकते हो या मोल अंश भी बोल सकते हो, जिसको अपन प्रदर्शित करते हैं एक्स से। ये भी एक विलेन की सांद्रताओं का एक भाग है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे इसको। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस चीज को, बीच बीच में अपन प्रैक्टिस भी करेंगे, और जो पिछले सालों में जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है, उनको भी अपन साथ में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, उनको भी अपन साथ में लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज या मोल अंश, ठीक है, जिसको आप एक्स से भी प्रदर्शित करते हो। ठीक है, अब देखो बेटा, मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज होता है क्या। ठीक है, जैसे अपन के तीन दोस्त पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, अब तीन दोस्त ने एक पिज्जा मंगवाया। ठीक है, और पिज्जा मंगवाने के बाद में उनको बैठ के पार्टी करनी थी। ठीक है, तो पार्टी करने के दौरान क्या होगा कि तीन दोस्त थे अपन के, एक तो राजा था, दूसरा मोहन था, तीसरा सोहन था, कोई सा भी नाम ले लो आप। ठीक है, तो राजा ने क्या किया कि उस पिज्जे में से दो स्लाइस खा लिए। ठीक है, मोहन ने एक स्लाइस खा लिया, सोहन ने एक स्लाइस खा लिया। ठीक है, तो जब पार्टी खत्म हुई, ठीक है, तब उन्होंने बैठ के एक चीज सोची कि भाई किसने कितना कितना हिस्सा खाया है। ठीक है, भाई राजा ने कितने खाए, दो स्लाइस खा लिए। ठीक है, मोहन ने एक खा लिया, सोहन ने एक खा लिया। ठीक है, तो टोटल कितने स्लाइस हो गए, चार स्लाइस हो गए। ठीक है, अब चार स्लाइस में से, ठीक है, राजा का कितना हिस्सा है, ठीक है, सोहन का कितना है, मोहन का कितना है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि राजा ने जैसे दो स्लाइस खाए, ठीक है, और राजा का यदि मेरे को हिस्सा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, भाई टोटल कितने हैं, चार स्लाइस हुए थे। ठीक है, तो राजा का हिस्सा निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, राजा के जो खाए गए जो दो स्लाइस है, ठीक है, बटा हुआ मैं क्या करूंगा, जो कुल स्लाइस थे, ठीक है, यानी चार, दो बटा चार। ठीक है, तो वो किसका हिस्सा निकल गया, अपन के राजा का। ठीक है, उसी प्रकार अपन मोहन का निकालेंगे, उसी प्रकार अपन सोहन का निकालेंगे। ठीक है, तो चारों का अपन के हिस्सा निकाल लिया। ठीक है, और मजे की बात यह है कि जब चारों के हिस्सों का यदि अपन योग करेंगे, ठीक है, तो योग एक आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होता है बेटा, यदि किसी का मोल अंश निकालना अपन को, ठीक है, या मोल प्रभाज निकालना है, ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उस विलयन के अंदर, ठीक है, उस विलयन के अंदर जो भी घटक है, ठीक है, उन घटक के मोलों की संख्या, ठीक है, बटा हुआ अपन को क्या करना है, कुल मोलों की संख्या। ठीक है, इन दोनों के अनुपात का क्या होना चाहिए, अपन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो किसी विलयन में किसी घटक का जो मोल प्रभाज है, ठीक है, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो देखो अपन सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा यह है कि भाई किसी विलयन, कोई भी विलयन लिया हुआ अपन के, किसी विलयन, किसी विलयन में किसी घटक का, में किसी घटक का, घटक का मोल प्रभाज या मोल अंश भी बोल सकते हो, मोल प्रभाज, एनसीईआरटी की बुक्स में मोल अंश लिखा हुआ है, मोल प्रभाज उस घटक के, उस घटक के मोलों की संख्या, जिस घटक का अपन को निकालना है, मोलों की संख्या तथा तथा कुल, कुल मोलों की संख्या के अनुपात, कुल मोलों की संख्या के अनुपात, अनुपात के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है, जैसे विलयन बनता है तो विलयन बनता है विलय और विलायक से। ठीक है, और
विलयन में अपन को क्या लेना पड़ता है, विलय के मोल ले लिए, विलायक के मोल ले लिए, ठीक है, और टोटल मेल मोल किस में आ जाएंगे अपन के, विलयन के, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टोटल मोल, ठीक है। तो सबसे पहले यदि अपन को विलय के मोल निकालना है, ठीक है, तो जैसे अपन के विलय के मोल, विलय के मोल, ठीक है, और विलय के मोल निकालना अपन को, ठीक है, तो अब मोल अंश निकालना, सॉरी विलय के मोल अंश या मोल प्रभाज भी बोल सकते हो, ठीक है, विलय का लिखते हैं अच्छा लगता है, विलय का मोल अंश, ठीक है। तो इसका निकालने के लिए अपन ने क्या करेंगे, जैसे अपन ने, मैंने वो स्लाइस वाला बताया था, ठीक है, कि भाई विलय को मान लो, जैसे अपन ने राजा मान लिया, ठीक है, तो राजा के कितने मोल है, यानी विलय के मोल, विलय के मोल बटावा, ठीक है, क्या हो जाएगा अपन के कुल मोल, कितने टोटल मोल है, ठीक है, कुल मोल। अब यदि इसको अपन को सूत्र के रूप में प्रदर्शित करें, ठीक है, तो विलय है और विलय को अपन मानते आए हैं x2 इजिकल टू, ठीक है। अब अपन के किसके मोल निकालना बेटा, विलय के मोल है, और मोलों को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपन के n2 अपॉन क्या हो जाएगा टोटल nt, ठीक है, ये इसका निकल गया, ठीक है। अब इस प्रकार भी लिख सकते हो, या फिर अपन के इस प्रकार भी लिख सकते हो, n2 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है, यानी टोटल मोल। इसी प्रकार यदि अपन को निकालना है विलायक के मोल, विलायक के मोल, सॉरी विलायक का मोल अंश, तो हो जाएगा अपन के विलायक के मोल बटावा हो जाएगा अपन के कुल मोल, ठीक है। अब इसको अपन प्रदर्शित करते हैं जैसे x1 से, ठीक है, तो हो जाएगा अपन के n1 अपॉन nt, क्योंकि विलायक के मोल क्या को अपन ने क्या ले लिया, n1 ले लिया, और कुल मोल क्या अपन के nt है, या फिर इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, n1 प्लस n2, ठीक है। तो ये होता है अपन के विलय के मोल और विलायक के मोल, ठीक है। अब जैसे कुल मोल है वो किस प्रकार निकाले अपन ने, ठीक है, तो जो ये कुल मोल है, कुल मोल वो अपन ने निकाले हैं कि एक तो विलय के मोल, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलायक के मोल, यानी कि nt इजिकल टू विलय के मोल क्या थे अपन के n2 प्लस n1, ठीक है। अब आगे पीछे लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और n बराबर क्या होता है आपको पता है, मोल बराबर क्या होता है, बार बटा अणुभार या द्रव्यमान, तो n बराबर होता है हमेशा, मैं इधर लिख देता हूं चलो, n बराबर होता है W अपॉन m, ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको, n बराबर क्या होता है अपन के W अपॉन m। अभी मैंने एक चीज बोली थी कि जब अपन ने उन सब का हिस्सा निकाला था, राजा और मोहन और सोन का, ठीक है, तो मैंने बोला था उन हिस्से राशि का टोटल योग क्या होता है, हमेशा एक होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है विलय व विलायक के मोल प्रभाज का योग क्या होता है, हमेशा एक होता है, ठीक है। अब ये एक कैसे होता है वो अभी अपन आगे इसको सिद्ध करेंगे कि वास्तव में एक किस प्रकार होता है, ठीक है। तो मैं एक चीज लिख रहा हूं, विलय व विलायक के मोल प्रभाज का योग एक होता है, ठीक है। कहने का मतलब है x1 प्लस x2, ठीक है, इजिकल टू क्या होगा अपन के एक, इसका ध्यान रखना आपको विशेष तौर से, ठीक है। x1 प्लस x2 इजिकल टू क्या रहेगा, एक रहेगा, ठीक है। अब
ये जो मोल अंश है या मोल अंश की जो ये इकाई है, ये क्या करती है बेटा, विलयन के भौतिक जो गुण होते हैं, ठीक है, उनमें संबंध दर्शाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। ठीक है, जैसे विलयन की सांद्रताओं का अपन को क्या निकालना, वाष्प दाब के साथ में संबंध दर्शाना है। ठीक है भाई, विलयन की सांद्रता और वाष्प दाब के बीच में जो संबंध दर्शाना है, ठीक है, तथा इसका उपयोग जो गैसीय मिश्रण है, ठीक है ना, जितने भी गैसीय मिश्रण है के लिए क्या होता है, आवश्यक गणना की व्याख्या करने में काम होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है मोल अंश इकाई विलयन के भौतिक गुणों में संबंध में बहुत उपयोगी है, जैसे विलयन की सांद्रता व वाष्प दाब के साथ संबंध। ठीक है, तथा इसका जो उपयोग है, ठीक है, वो गैसीय मिश्रणों के लिए आवश्यक जो गणनाएं होती है, ठीक है, उनकी व्याख्या करने में भी सहायक होती है। ठीक है, तो इसको मैं नोट लगा के लिख देता हूं आपको, ताकि आपको याद रहे कि भाई ये जो मोल प्रभाज है या मोल अंश है, ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है। ठीक है, तो नोट लगा के लिख रहा हूं मैं। ठीक है, मोल अंश इकाई विलयन के भौतिक गुणों, विलयन के भौतिक गुणों में संबंध दर्शाने में बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। जैसे विलयनों की सांद्रता का वाष्प दाब के साथ संबंध, का वाष्प दाब के साथ संबंध दर्शाने में तथा इसका उपयोग इसमें काम आएगा अपन के। अभी मैंने बताया जो गैसीय मिश्रण है, गैसीय मिश्रणों के लिए आवश्यक गणना की व्याख्या लिख देते हो आप, गणना की व्याख्या करने में। ठीक है, ये हो गया अपन के इसका उपयोग मोल प्रभाज का। ठीक है, या मोल अंश बोल सकते हो आप इसका उपयोग। ठीक है, अब अपन इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद अपन प्रैक्टिस करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है अपन के 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया तो प्रत्येक घटक का मोल अंश कितना होगा, मोल अंश यानी X कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, एक तो 40 ग्राम NaOH दे रखा है, 90 ग्राम जल दे रखा है। ठीक है, तो ये अपन के विलय हो गया NaOH, 90 ग्राम जल है तो ये विलायक हो गया। ठीक है, अब प्रत्येक घटक का मोल अंश निकालना है, और मोल अंश निकालने के लिए अपन को मोल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जबकि इसके अंदर क्या मोल दिया हुआ ही नहीं है।
ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले अपन को इसका मोल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूं आपको। जैसे अपन के ये ले लिया अपन के आंसर यहां से, ठीक है। एक तो ले लेते हैं अपन इसमें विलेय, ठीक है। दूसरा अपन के विलायक, ठीक है। अब विलेय कौन सा इसमें NaOH है, ठीक है, जिसको मैं 2 से प्रदर्शित करूंगा। वो 2 से किस प्रकार वो भी देख लेते हैं अभी, ठीक है। और ये अपन के जल है, यानी इसको मैं 1 से प्रदर्शित करूंगा क्योंकि ये अपन के क्या है, विलायक है, ठीक है। अब अपन शुरुआत करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है, ठीक है। नंबर 1 है कि इसमें विलेय का भार दे रखा आपको पता है 40 ग्राम, ठीक है। तो इसमें लिख दिया मैंने विलेय का भार, विलेय का भार यानी कि W2 का मान दे रखा है 40 ग्राम, ठीक है। और क्या दे रखा है, 90 ग्राम जल का भार दे रखा है, ठीक है। तो विलायक का भार, विलायक का भार यानी W1 वो दे रखा भाई अपन के 90 ग्राम, ठीक है। अब अपन इसका अनुपात तो निकाल ही सकते हैं NaOH का, ठीक है। तो विलेय का अनुपात यानी कि M2 का मान, और NaOH है तो सोडियम का कितना होता है अपन के 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, टोटल मिलाकर अपन के कितने हो गए 40, ठीक है। यही प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अपन के विलायक का अनुपात भी निकाल लेते हैं। विलायक का अनुपात यानी कि M1 और H2 है तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 16, टोटल मिलाकर हो गए अपन के 18, ठीक है। अब अपन को निकालना है विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। तो विलेय के मोलों की संख्या यानी अपन के N2 का मान निकालना है, N2 का मान निकालना है। इसमें भी N2 का मान निकालना है और इसमें विलायक के मोलों की संख्या भी निकालनी है अपन को। विलायक के मोलों की संख्या यानी कि कहने का मतलब है N1 का मान निकालना है, ठीक है। तो और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मोल बराबर क्या होता है W/M, यानी कि N बराबर होता है W/M, ये चीज बताई थी मैंने पहले, ठीक है। तो यहां अप्लाई करते हैं अपन, तो N2 बराबर हो जाएगा W2/M2 यानी 40/40 यानी कि 1। N2 का मोल कितना है अपन के 1 मोल आया। इसी प्रकार N1 का मोल निकालना अपन को, N1 W1/M1 तो क्या हो जाएगा अपन के 90/18, तो ये हो गए अपन के 18/90, 5 आ गए अपन के मोल, ठीक है। अब अपन निकालते हैं कुल मोल, और कुल मोल निकालने के लिए आपको पता है क्या है, NT बराबर N1 प्लस N2, तो क्या हो जाएगा अपन के मान 1 प्लस 5 यानी कि टोटल 6, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ये तो अपन के आगे कुल मोलों की संख्या, ठीक है। अब अपन को निकालने, यदि मोल की संख्या अपन को प्राप्त होगी तो अपन मोल अंश निकाल सकते हैं, ठीक है। भाई इसका 1 है, इसका 5 है और टोटल है अपन के 6, ठीक है। तो यदि मेरे को विलेय घटक का, या फिर आप बोल सकते हो मेरे को X2 भी बोल सकता है उसको मैं, और विलेय घटक का मोल प्रभाव भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहां पे X2 घटक का मोल प्रभाव, और X2 घटक के लिए मोल प्रभाव के लिए अपन के सूत्र क्या रहेगा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने कि N2/NT यानी कि विलेय के मोल बटा कुल मोल, ठीक है। और विलेय के मोल कितने अपन के, N2 का मान कितना है अपन के 1, सॉरी हाँ
5 और 1, ये उल्टा लिख दिया मैंने, 5 और 1, ठीक है। हाँ, तो इसका मान कितना है भाई अपन के, 1 आया, 1/6, ये अपन के किसका घटक के मोल प्रभाज आ गया, x2 के, ठीक है। इसी प्रकार अपन किसके निकालते हैं, x1 का, ठीक है। x1 के निकालने के लिए अपन को क्या करना है, x1 घटक का मोल प्रभाज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपन के, x1 इजिकल टू n1/nt, ठीक है। और इसका मान कितना बेटा अपन के, 5 तो है अपन के n1 का मान 5 बटा, और टोटल मान कितना है 6, यानी कि 5/6 अपन को प्राप्त हुआ, ठीक है। अब जो मोल प्रभाज जो है, ठीक है, यानी दोनों घटक विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रभाजों का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन के विलेय व विलायक के मोल प्रभाजों का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कहने का मतलब क्या है, x1 प्लस x2 इजिकल टू होता है बेटा 1, ठीक है। विलेय और विलायक के मोलों का जो योग है, मोल प्रभाज का जो योग है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। अब यदि मैं इसका निकालूं, ठीक है भाई, x1 का मान क्या है अपन के, 5/6 प्लस, ठीक है, 1/6, ठीक है, बराबर अपन को निकालना 1, ठीक है। 6 से लेंगे, ठीक है, तो 6 का भाग 1 में, ये हो गया अपन के। फिर उसके बाद में इसको अपन ने कर दिया, 1 है 6 है, तो अपन के क्या हो गया, वापस 1 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6/6, यानी कि अपन के मान कितना आ जाएगा, 1। कहने का मतलब है इसका जब टोटल करेंगे, ठीक है, तो मान कितने के बराबर हो जाएगा, अपन के 1 के बराबर, ठीक है ना। तो ये होता है अपन के मोल अंश निकालना, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से है, ठीक है। प्रत्येक चीज को क्लेरिफाई करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अब देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में एक अलग तरीका का एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन के क्वेश्चन नंबर 2, NaCl के जलीय विलयन, जलीय विलयन में NaCl का मोल प्रभाज, NaCl का मोल प्रभाज वो दे रखा है बेटा अपन का 0.8 है, ठीक है। तो जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है भाई अपन को, ठीक है। NaCl का मोल प्रभाज आपको दे रखा है, ठीक है। एक विलयन बनाया हुआ NaCl का, जलीय विलयन का, ठीक है। इसमें NaCl का अपन के मोल प्रभाज आपको दे दिया, ठीक है, यानी कि विलेय के मोल आपको दिए हुए हैं, ठीक है। विलायक इसमें जल है, लेकिन विलायक के अपन को दिए हुए नहीं है, ठीक है। और अपन के पूरा का पूरा क्या बनाया हुआ है, विलयन बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन को जो चीज एक क्वेश्चन के अंदर दे रखी होती है उसी को करना होता है। तो आंसर के अंदर NaCl के मोल प्रभाज, NaCl का कर देते हैं अपन, NaCl का मोल प्रभाज, ठीक है। कहने का मतलब है x2 अपन के देर का है 0.08, ठीक है। और जल का मोल प्रभाज यानी x1 ये अपन को निकालना है, ठीक है। और विलयन बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी अपन ने एक चीज पढ़ी थी, विलेय प्लस विलायक के मोल प्रभाजों का योग कितना होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं अपन, XA इधर लिख देता हूं मैं सीधा, XA प्लस XB, या फिर आप इसको बोल सकते हो x1 प्लस x2 इजिकल टू होता है बेटा 1, ठीक है। अब अपन के पास में x1 का मान नहीं है, ठीक है, यानी x1 का मान है नहीं, प्लस
x2 का मान दे रखा है 0.08 इजिकल टू 1। अब यदि मेरे को x1 का मान निकालना है तो क्या करूंगा, 1.08 को इधर लेके चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया अपन के x1 इजिकल टू 1 माइनस 0.08, यानी कि x1 का मान कितना आ जाएगा अपन के 0.92, ठीक है। ये मान आएगा बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अपन यदि अपन ढंग से पढ़े तो बहुत इजी होता है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें जो जो चीजें दे रखी है, ठीक है, उसको आप पहले लिख लिया करो, ठीक है, ताकि इजी रहे उसको सॉल्व करने में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है जैसे एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल के मोलन्स की गणना करो, के मोल अंश की गणना करो, मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में, यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल का 20% का 20% द्रव्यमान, द्रव्यमान उपस्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना है। एथिलीन ग्लाइकोल दे रखा है, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल के मोलन्स की गणना करनी है और विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है। कहने का मतलब है एथिलीन ग्लाइकोल का जो भाग है, ठीक है, वो कितना दे रखा है 20%, यानी कि उस विलयन में से 20%, ठीक है। यदि विलयन को अपन टोटल 100 ग्राम माने, ठीक है, तो 20 ग्राम क्या हो जाएगा अपन के एथिलीन ग्लाइकोल हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को पहले क्या देखना पड़ेगा, टोटल विलयन में से मात्रा निकालनी पड़ेगी किसकी, एथिलीन ग्लाइकोल की, और एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा निकालने के बाद में जो पीछे बचा हुआ रहता है, ठीक है, यानी जलीय विलयन है या कहीं पर यदि डायरेक्ट विलयन लिखा हुआ आ जाए तो भी उसको जलीय विलयन ही समझना है, ठीक है। तो बाकी जो जल की मात्रा है वो क्या हो जाएगी अपन के 80%, यानी उसको 80 ग्राम बोल सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद में भाई एथिलीन ग्लाइकोल का अपन के 20 ग्राम प्राप्त हो गया और जल का हो गया 80 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में अपन को क्या निकालना, उसके मोल निकालने हैं, ठीक है। अब मोल निकालने के लिए अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, उसका अनुभार भी निकालना पड़ेगा एथिलीन ग्लाइकोल का, और एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र क्या होता है C2H6O2, ठीक है। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, एथिलीन ग्लाइकोल, इसका अपन के सूत्र होता है C2H6O2, C2H6O2, ठीक है। ये अपन के एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र होता है, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, आंसर, ठीक है। कुल अपन के विलयन कितना देर का है, कुल विलयन माना अपन ने 100 ग्राम है, ठीक है। 100 ग्राम अपन के कुल विलयन है। तो यदि अपन को किसका निकालना है, एथिलीन ग्लाइकोल और जल का, और एथिलीन कितना है अपन के 20%, तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, जो एथिलीन है डायरेक्ट सूत्र लिख देता हूं मैं, C2H6O2 है वो तो रहेगा अपन के 20 ग्राम, ठीक है। और बाकी कितना बचा भाई अपन के 80 ग्राम बचा है, ठीक है। तो ये लिख दिया अपन ने जल यानी H2O, वो हो गया अपन के 80 ग्राम, ठीक है। ये अपन के निकाल लिए। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं उसी प्रकार। सबसे पहले अपन ने विलय ले लिया, ठीक है, और विलय अपन के C2H6O2, और इधर ले लिया अपन ने विलायक
ठीक है, यानी कि H2O। अब अपन इसकी मात्राएं निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी कि विलेय का भार कितना अपन के 20 ग्राम, विलेय का भार यानी W2 वो है अपन के 20 ग्राम, ठीक है, और विलेय का अणुभार यानी कि M2 ये कितना होता है अपन के भाई 6 दूनी 12, 12 दूना 24 और 6 और O2 के 100 दूना 32, ठीक है, तो कितना हो जाएगा अपन का टोटल लगभग 32 12 और 62 62 आएगा इसमें, ठीक है, इसका आ गया अपन के 62, यानी यदि इसकी इकाई लिखना चाहो तो ग्राम प्रति मोल भी लिख सकते हो साथ में, ठीक है ना। उसके बाद में इसका अपन निकालते हैं विलायक का भार, विलायक का भार यानी W1 ये हो जाएगा अपन के 80 ग्राम, ठीक है, और विलायक का अणुभार यानी कि M1 ये हो जाएगा अपन के 18, आपको पता है जल का तो याद रखना ही है, ठीक है। अब इसके मोलों की संख्या निकाल लेते हैं अपन, विलेय के मोल यानी कि N2 का मान निकालते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा अपन का W2 अपॉन M2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपन के 20/62 यही होगा, ठीक है, और 20/62 को यदि अपन सरल करेंगे, ठीक है, तो मान आएगा बेटा लगभग अपन के 0.322 मोल, 0.322 मोल, ठीक है, ये तो हो गए अपन के विलेय के मोल, विलेय के, ठीक है। अब अपन निकालते हैं विलायक के, विलायक के यानी N1 का मान, N1 बराबर हो जाएगा W1 अपॉन M1, तो क्या हो जाएगा अपन का 80/18, ठीक है, तो मान कितना आएगा लगभग अपन के 4.44 के समथिंग, 4.444, ठीक है, मोल लिख सकते हो उसको साथ में मोल, ठीक है, तो ये कुल मिला के अपन के टोटल मान प्राप्त हुआ। एक तो 0.322 मोल तो किसके हैं एथिलीन ग्लाइकोल के, और 4.44 मोल किसके हैं जल के, ठीक है। अब अपन को निकालना है कुल मोल, ठीक है, यानी N1 प्लस LT, ठीक है, तो कुल मोल, ठीक है, कुल मोल हो जाएगा अपन के NT बराबर N1 प्लस N2, और N1 का मान है अपन के 4.444, 4.44, ठीक है, प्लस 0.32, 0.32, अब इसका जो टोटल है वो आएगा अपन के 4.3 7 2 6, 4.76 मोल, ठीक है, ये अपन के बेटा टोटल मोल प्राप्त हो गया। अब अपन को क्या निकालना है एथिलीन ग्लाइकोल का मोल पर बाद निकालना है अपन को, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करनी है, ठीक है, और एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करनी है तो आपको पता है यानी कि विलेय है, तो विलेय का निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले विलेय के मोल बटा कुल मोल, ठीक है, तो ही मान निकलेगा, तो ये हो गया अपन के विलेय के या विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज ये हो जाएगा अपन के X2 बराबर N2 अपॉन NT, ठीक है, और इसी प्रकार यदि अपन विलायक का निकाल ले साथ में तो विलायक का मोल प्रभाज यानी कि X1 इजिकल टू हो जाएगा N1 अपॉन NT, ठीक है। अब मान रख लो साथ में, ठीक है, इसका मान रखते अपन, जैसे इसका मान है अपन के विलेय का जो मान आया वो अपन के 0.322 अपॉन क्या हो जाएगा 4.76, तो 0.322 अपॉन 4.76, ठीक है,
और इसका मान क्या हो जाएगा अपन के, ये हो जाएगा अपन के 4.44 अपॉन 4.76। ठीक है, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने के दौरान बेटा इसका जो मान आएगा वो आएगा 0.68 के समथिंग, 0.68। ठीक है, और इसका जो मान आएगा वो आएगा अपन के 0.932 के समथिंग आएगा, 0.932 के आसपास, 0.932 के आसपास। ठीक है, अब अपन के जो मोल प्रभाज का जो टोटल योग होता है वो क्या होता है, इधर लिख रहा हूं मैं, XA प्लस XB यानी कि X1 प्लस X2 इजिकल टू क्या होता है अपन के 1 होता है। ठीक है, तो X1 का मान कितना अपन के 0.932 या 932 कर दिया अपन ने। ठीक है, और प्लस है अपन के इधर 0 पॉइंट कितना मान आ रहा है अपन के 0.068 हो गया बेटा, 0.068 प्लस 0.068 यानी कि 1। अब इन दोनों का टोटल योग करेंगे तो भी 1 ही होने वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि विलय के मोल प्लस विलायक का मोल दोनों के मोल प्रभाज कितना रहेगा, हमेशा 1 के बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये होता है अपन के मोल प्रभाज के बारे में। ठीक है, बहुत इजी तरीके से बताया आपको, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसके लिए विजिट अगेन और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।